नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में अब तक हमने 19 क्लासें कल कर ली है। कल की क्लास में हमने नाज़ीवाद का उदय और हिटलर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम फासीवाद का उदय तथा मुसोलिनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक क्लास जरूर देखना, एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, फासीवाद का उदय और मुसोलिनी। तो करते हैं फिर आज की क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि मुसोलिनी की विदेश नीति के निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मुसोलिनी की जो विदेश नीति थी उससे संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी है। इन घटनाओं को हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है रोम पैक्ट। रोम पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था 1935 के अंदर। दूसरे नंबर पर है फ्यूम पर अधिकार। फ्यूम पर जो अधिकार किया, ये अधिकार किया था 1924 ईस्वी में रोम बर्लिन धुरी। रोम बर्लिन धुरी जो की स्थापना हुई थी, ये तो रोम बर्लिन धुरी बनी थी 1936 के अंदर। और चौथे नंबर पर है रोड्स एंड डोडेकेनीज द्वीप समूह प्राप्त करना। तो रोड्स एंड डोडेकेनीज द्वीप समूह जो प्राप्त किया था, यह किया था 1923 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा रोड्स एंड डोडेकेनीज द्वीप समूह प्राप्त करना, जो 1923 की घटना है। इसके पश्चात आएगा फ्यूम पर अधिकार। फ्यूम पर जो अधिकार किया था यह 1924 के अंदर। तीसरे नंबर पर आएगा रोम पैक्ट जो 1935 का, और फिर आएगा रोम बर्लिन धुरी जो 1936 का। तो 4, 2, 1 और 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रोड्स एंड डोडेकेनीज द्वीप समूह प्राप्त करना 1923, फ्यूम पर अधिकार 1924, रोम पैक्ट 1935 और रोम बर्लिन धुरी 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था फासीवादियों ने। 2 नंबर ऑप्शन। विश्व युद्ध प्रथम के बाद इटली में पनपी एक संकीर्ण राष्ट्रवाद की एक भावना थी फासीवाद। इसका नेतृत्व बेनितो मुसोलिनी ने किया था। इसमें राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना था। इसका प्रमुख कथन था, राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। कथन ए है कि लावेल मुसोलिनी समझौता 1935 ने उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिए। तो ये बात जो बिल्कुल सत्य है कि लावेल मुसोलिनी समझौता जो 1935 में हुआ था, उसने उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिए थे। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि फ्रांस इटली को जर्मनी के साथ जाने से रोकना चाहता था, यह बात भी सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था थी। इसे कहा जाता है, जो इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध जो षड्यंत्र होते थे उनका पता लगाने के लिए जो गुप्त पुलिस थी, उसे किस नाम से जाना जाता था ये बताना है। तो उसे ओरा नाम से जाना जाता था। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए अनुशासन पर बल देने हेतु अलग से एक गुप्त पुलिस बनाई गई जिसे ओरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में 1936 ईस्वी में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया? इटली ने जो 1936 में कौन से अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? तो यह किया था अबिसीनिया पर। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। फ्रांस व इटली के मध्य हुए रोम पैक्ट के तहत इटली अफ्रीका में अपना विस्तार कर सकता था। अतः 5 मई 1936 ईस्वी को इटली ने अबिसीनिया की राजधानी अदिस अबाबा पर अधिकार कर लिया। यहाँ का शासक हेल्स हेल्सलासी लंदन भाग गया था। अतः इथोपिया इटली का भाग हो गया। अबिसीनिया को वर्तमान में इथोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुसोलिनी के संबंध में सही कथन वाले समूह को चुनिए। तो मुसोलिनी से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला है कि बेनेटो मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में इटली के रोमानगा प्रांत में हुआ था, तो यह बात सत्य है। दूसरा है कि इटली में अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण स्विट्जरलैंड चले गए, यह भी सत्य है। तीसरा स्विट्जरलैंड में श्रमिक आंदोलन में भाग लेने के कारण यहाँ से निष्कासित कर दिए गए, यह भी सत्य है। चौथा है कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया, तब तक वे उदार समाजवादी थे, तो यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मुसोलिनी ने जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, लेकिन उस समय एक सैनिक की हैसियत से भाग लिया था, तो सैनिक के रूप में इन्होंने
प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो चौथा है जो गलत है, और 1, 2 और 3 है जो सही है। तो 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मुसोलिनी ने प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक की हैसियत से भाग लिया था। 1919 तक मुसोलिनी समाजवादी बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मुसोलिनी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो मुसोलिनी का नहीं है? तो पहला है कि इल पोपेलो डी इटालिया, ये मुसोलिनी का है। लाल लोटा द क्लासे, ये भी मुसोलिनी का है। अवेंटी, ये भी मुसोलिनी का है। चौथे नंबर पर जो है इटालिया डेल पोपोलो, इटालिया डेल पोपोलो जो ये पत्र है जो मैजिनी का है, ना कि मुसोलिनी का। तो ये पत्र मैजिनी का पत्र है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इंटेलिया डेल पोपेलो इटली के नागरिक थे। इटली के नागरिक नामक पत्र मैजेनी ने निकाला था। मैजेनी, जिनका जीवन काल 1805 से 1871 है, इनके द्वारा निकाला गया था। मुसोलिनी ने द पोपेलो दी इटालिया व द लोटा द क्लासे नामक समाजवादी पत्रिकाएं मिलान से निकाली थी। वहीं अवेंटी, यानी कि आगे बढ़ो, यह इटालियन सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र था, जिसके संपादक मुसोलिनी 1912 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में फांसीवाद के उदय के क्या-क्या कारण रहे? निम्नलिखित कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इटली में जो फांसीवाद का उदय हुआ उसके क्या-क्या कारण थे? तो वर्साय की संधि से असंतोष, यह इसका कारण था। दूसरा, हेगल के सिद्धांत का प्रसार, साम्यवाद का भय और राष्ट्रवादियों में असंतोष। ये जो चारों ही जो कारण है, ये इटली में फांसीवाद के उदय के कारण थे। तो 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम अन्य कारणों की और बात की जाए, तो अन्य कारणों में सैनिकों में असंतोष, सरकार की निर्बलता, इटली के विभिन्न वर्गों में असंतोष और मुसोलिनी का कुशल नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता था? फांसीवाद जो इनमें से किसका समर्थन नहीं करता है? तो फांसीवाद है लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता, मौलिक अधिकारों का समर्थन नहीं करता, राजनीतिक दल बनाने की का समर्थन नहीं करता, यह सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन करता है। तो किसका समर्थन नहीं करता? 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फांसीवाद में राज्य सर्वोपरि है, जिसमें आर्थिक साधनों, शिक्षा आदि पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। यह भाषण, लेखन, समाचार पत्र व शांति का विरोधी है। इसमें युद्ध को आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन नामक जो पुस्तक लिखी, यह पुस्तक मुसोलिनी के द्वारा लिखी गई थी। इटालियन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियोलिटी थे। हिटलर ने मीन कैफ, मेरा संघर्ष नाम से आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में उपजे निराशा को दूर करने के लिए युवाओं की सभाएं होती थी, जिन्हें कहा जाता था। तो इन सभाओं को क्या कहा जाता था? तो इन सभाओं को कहा जाता था फेसी दे एजियानो। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फेसी दे एजियानो में जो फेसी शब्द फासियों से बना था, जिसका तात्पर्य सभी वस्तुओं पर राज्य या राजा का नियंत्रण हो। यह शब्द प्राचीन में रोमन साम्राज्य से लिया गया था। फेस्कस, इस शब्द का अर्थ है एक कुल्हाड़ी जिसके चारों तरफ लकड़ियों का गठर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फासियो इटालिया डी कॉम्बिटी कॉम्बिटमेंटो नामक संगठन किसने बनाया था? तो यह संगठन मुसोलिनी के द्वारा बनाया गया था। मिलान में मुसोलिनी ने फेसिदा एजियानो की बैठक बुलाई। इसमें मुसोलिनी ने नवीन संगठन की घोषणा की, जिसका नाम था फासियो इटालिया दी कॉम्टिमेंटो, जुझारू लोगों का संघ। ग्याबनेज फासी दल का पवित्र गीत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फासिज्म लैटिन शब्द फांसी से बना है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है घड़ियों का बंडल व कुल्हाड़ी। 1 नंबर ऑप्शन। फांसी दल की प्रमुख विशेषताएं कौन-कौन सी थी? निम्नलिखित कथनों में से सही समूह को चुनिए। तो फांसी दल की विशेषताएं कौन-कौन सी थी? स्वयंसेवकों द्वारा काले कपड़े पहने जाते थे, ये सत्य है। ग्यावनेज इनका पवित्र गीत था, ये बात भी सत्य है। युद्ध को आवश्यक तत्व मानते थे, ये बात भी सत्य है। डार्विन के सिद्धांत को नहीं मानते थे, तो ये बात है जो गलत है, क्योंकि ये डार्विन के सिद्धांत के समर्थक थे। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार ही चलते थे। तो 4 नंबर जो गलत है, 1, 2 और 3 सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। फांसी दल के लोग डार्विन के सिद्धांत का समर्थन करते थे। मुसोलिनी डार्विन के इस सिद्धांत से प्रभावित था,
कि जो जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकते थे, वे नष्ट हो जाते थे। वह युवकों से कहता था, तुम खतरनाक जीवन बिताओ, मैं शाश्वत शांति में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फासिस्ट प्रश्नोत्तरी की रचना किसने की? तो फासिस्ट प्रश्नोत्तरी की रचना जो मुसोलिनी के द्वारा की गई थी। मुसोलिनी ने फासिस्ट प्रश्नोत्तरी में लिखा है कि फासीवाद के विचार, सिद्धांत और अनुभूतियां सार्वभौमिक है, क्योंकि यह सभ्य लोगों को सच्चा मार्ग बता सकता है, जिसके बिना संसार में शांति बनाए नहीं रखी जा सकती। इसलिए यह नई सभ्यता का पोषक और निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा कि बिना कला के कोई सभ्यता नहीं होती? तो यह बात किसने कही थी कि बिना कला के कोई सभ्यता नहीं होती? तो यह बात कही गई है मुसोलिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना कब की थी? तो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की जो स्थापना की थी, यह की थी 1919 ईस्वी में। फासिस्ट दल की स्थापना सर्वप्रथम मार्च 1919 में बोल्शेविज़्म के विरोध में हुई थी, किंतु मुसोलिनी का कहना था कि फासिस्ट लोग न पार्टी है, न पार्टी बनाना चाहते हैं और न पार्टी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इटली में राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी नवंबर 1921 में। मई 1921 में प्रधानमंत्री जियोलिटी ने फासीवादी पार्टी को शामिल कर राष्ट्रीय ब्लॉक नामक गठबंधन की भी स्थापना की। नवंबर 1921 में मुसोलिनी ने विधिवत रूप से एक राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी की स्थापना की। फासिस्ट दल राष्ट्र की सेवा में समर्पित एक स्वयंसेवी सेना है, जिसके कार्य तीन सिद्धांतों व्यवस्था अनु तीन सिद्धांत जिसमें व्यवस्था, अनुशासन और पदानुक्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी को किसने आश्चर्यजनक आडंबरी कहा था? तो मुसोलिनी को आश्चर्यजनक आडंबरी किसने कहा था? तो यह कहा था डेनिस मैकस्मिथ ने। एजेपी टेलर ने मुसोलिनी को पाखंडी सीजर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 से 21 वर्ष तक की आयु के नवयुवकों के लिए मुसोलिनी ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो मुसोलिनी ने इनके लिए गियोवनी फासिस्टी संस्था का निर्माण किया था। वुल्फ कप्स 6 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए, बालिला जो 9 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, अबान गार्डिया जो 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए संगठन बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकोले इटालियन व गियोवानी इटालियन नामक संस्थाएं क्यों गठित की गई थी? तो ये जो संस्थाएं है बालिकाओं को फासिस्ट बनाने के लिए गठित की गई थी। इटली में इटली में जेंटाइल सुधार योजना कब लाई गई? तो इटली में जो जेंटाइल सुधार योजना बनाई गई थी, यह बनाई गई थी 1923 ईस्वी में। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मुसोलिनी की प्रेरणा से शिक्षा मंत्री गियोनानी जेंटाइल ने 1923 में शिक्षा सुधारों के लिए एक योजना बनाई, जो उसके नाम पर जेंटाइल सुधार योजना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संपूर्ण एबीसीनिया मुझे चांदी की थाली में रखकर भेंट किया जाए, तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसे शक्ति से प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुसोलिनी का। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी जो इटली का स्थायी प्रधानमंत्री कब बना? तो मुसोलिनी इटली का जो स्थायी प्रधानमंत्री बना था, यह बना था 1925 ईस्वी में। 1925 में मुसोलिनी इटली के स्थायी प्रधानमंत्री बना। 1926 में इन्होंने बाकी सभी दल समाप्त कर दिए तथा 1928 तक सभी सदस्य लोकसभा में फांसी दल के लिए ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने इटली में पहली बार सरकार का गठन कब किया था? तो मुसोलिनी ने इटली में जो पहली बार सरकार का गठन किया था, यह किया था अक्टूबर 1922 ईस्वी के अंदर। 28 अक्टूबर 1922 को प्रधानमंत्री फेक्टा ने त्यागपत्र दे दिया। विक्टर एमुनुअल तृतीय ने नेशनल फासिस्ट पार्टी के मुखिया मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने सरकार का गठन किया। केटलवी ने कहा कि एक ऐसी राज्य क्रांति जिसमें एक बूंद भी खून की नहीं बही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम मार्च कब हुआ? तो रोम मार्च कब हुआ था? तो रोम मार्च हुआ था ये 22 अक्टूबर 1922 ईस्वी को।
22 अक्टूबर 1922 नेपल्स में नेशनल फासिस्ट पार्टी का सम्मेलन बुलाया गया। इसके 5 दिन बाद 27 अक्टूबर को स्वयंसेवकों ने नेपल्स से रोम की ओर मार्च किया, जिसे रोम मार्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसरबो चुनाव कानून कब आए? तो एसरबो चुनाव कानून है जो 1923 ईस्वी में बनाए गए थे। मुसोलिनी सत्ता प्राप्ति के बाद एसरबो चुनाव कानून 1923 में लेकर आए, जिसके अनुसार निम्न सदन में जिस दल को सर्वाधिक मत मिलेंगे उसको स्वतः ही 213 बहुमत मिला माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपक्षी दलों द्वारा फासिस्ट शासन समाप्त होने तक संसद में अपना स्थान ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा क्या कहलाती है? तो विपक्षी दलों द्वारा फासिस्ट शासन समाप्त होने तक संसद में अपना स्थान ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा ये कहलाती है एवेटाइन का पार्थक्य है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1924 के चुनावों को लेकर जियोकोमी मेटियोटी ने धांधली का आरोप लगाकर विरोध किया। ऐसे में इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद विपक्ष के नेता एवेंटाइन पर्वत पर इकट्ठा हुए। इसे एवेंटाइन का पार्थक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि यह इनकार करना निरर्थक है कि फांसीवाद का कोई सिद्धांत ही नहीं है? तो यह किसने कहा था? तो यह बात कही थी कैटलिन के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने शासन संचालन के लिए कौन कौन से प्रशासनिक अंगों की व्यवस्था की थी? तो मुसोलिनी ने शासन संचालन के लिए कौन कौन से प्रशासनिक अंगों की व्यवस्था की थी? तो मिनिस्ट्री की, ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी और पार्लियामेंट। तो उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मिनिस्ट्री, इसका संगठन कैबिनेट की भांति किया जाता था। इसमें मुसोलिनी के समर्थकों को ही सम्मिलित किया जाता था। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, इसका नेता मुसोलिनी था। इसके सदस्यों की संख्या 25 थी। पार्लियामेंट, इसके 2 सदन थे। सीनेट जो पहला सदन था और चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज जो दूसरा सदन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका मानना था कि औपचारिक सिद्धांत लोहे की जंजीरों के समान है? तो यह किनका मानना था कि औपचारिक जो सिद्धांत है वो लोहे की जंजीरों के समान है? तो यह मानना था कि फासिस्टवादियों का। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्फ्रेडो रोको ने फासिज्म को किस रूप में प्रस्तुत किया था? तो नागरिक जीवन की एक नूतन कल्पना, एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी आंदोलन और नवीन संस्कृति का उन्नायक। 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? तो फांसीवाद के संदर्भ में जो कौन कौन से कथन सही है, सही कथनों सही कथनों को कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो फांसीवाद के संदर्भ में कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि फासिस्टवाद व्यक्तिवाद के विरोधी थे, तो यह सत्य है। यह मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को नहीं मानता था, यह भी सत्य है। फासिस्ट स्वतंत्र व्यापार के विरोधी थे, यह भी सत्य है। और फासिज्म तर्क द्वारा खोज करने के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने सिंडिकेट व्यवस्था को कब लागू किया था? तो मुसोलिनी ने जो सिंडिकेट व्यवस्था लागू की थी, यह की थी 1926 ईस्वी में। आर्थिक क्षेत्र में 6 प्रमुख व्यवसाय, जिसमें उद्योग, कृषि, वाणिज्य, बैंकिंग एवं बीमा, समुद्री एवं वाहन परिवहन तथा स्थल परिवहन में मजदूरों तथा नियोक्ताओं के अलग अलग राष्ट्रीय सिंडिकेट संघ बनाए थे। कुल 13 राष्ट्रीय सिंडिकेट संघ स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने चैम्बर ऑफ डेपुटीज को कब समाप्त किया? तो चैम्बर ऑफ डेपुटीज को जो मुसोलिनी ने 1938 ईस्वी में समाप्त किया था। मुसोलिनी ने इटली को पूर्ण रूप से नियमित राज्य बनाने की दिशा में अंतिम कदम 1938 में उठाया था, जब उसने चैम्बर ऑफ डेपुटीज के स्थान पर फांसियों और निगमों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी के द्वारा कौन से सुधार किए गए थे? तो मुसोलिनी के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे? तो पहला सुधार, नगर पालिकाओं के स्थान पर पोडेस्टा नामक अधिकारी की नियुक्ति करना। दूसरा, रोम, नेपल्स, मिलान में गवर्नर या विशेष आयुक्त नियुक्त करना। तीसरा, न्यायालयों में जूरी पद्धति समाप्त करना। तो ये तीनों या जो सुधार है जो मुसोलिनी के द्वारा किए गए थे, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फासिज्म के सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले विद्वान कौन है? तो फासिज्म की सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले विद्वानों में प्रमुख नाम एनरिको कोरादिनी का, गियोवानी जेंटाइल और एल्फ्रेडो रोको। ये तीनों है जो
फासिज्म सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले विद्वान थे। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था राज्य तथा कानून ही स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्तिकरण है। तो राज्य तथा कानून ही स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्तिकरण है। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी जेंटाइल के द्वारा। जेंटाइल का मानना था कि नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास और सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति केवल शक्तिशाली एवं व्यवस्थित राज्य के अंतर्गत ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में मजदूरों के अधिकार पत्र की घोषणा कब की गई? तो इटली में जो मजदूरों के घोषणा अधिकारों की घोषणा की गई थी, यह की गई थी 1927 में। 1927 में, अप्रैल 1927 से 3 नंबर ऑप्शन। अप्रैल 1927 में मजदूरों के अधिकार पत्र की घोषणा की गई, जिसके द्वारा रविवार के दिन छुट्टी रखी गई और प्रत्येक मजदूर को वेतन छुट्टी का अधिकार दिया गया। लेटन एकॉर्ड किसके मध्य हुआ? तो यह हुआ था गैस्पेरो और मुसोलिनी के मध्य। इटली में कैथोलिकों का बाहुल्य था। लॉ ऑफ पेपल गारंटीज से पोप नाराज था। ऐसे में 11 फरवरी 1929 को पोप ने लेटरन प्रसाद रोम के महल में पोप पायस 11 के प्रतिनिधि कार्डिनल गेस्टपेटो व मुसोलिनी के मध्य लेटन एकॉर्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि हर नागरिक कैथोलिक है। हर हर नागरिक कैथोलिक है, हर कैथोलिक नागरिक है। तो यह किसने कहा था कि हर नागरिक है जो कैथोलिक है और जो हर कैथोलिक है वह नागरिक है? तो यह बात कही थी मुसोलिनी ने। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फासिस्ट अस्पष्ट है क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विचारों का संकलन मात्र है। इन सिद्धांतों को परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार संग्रहित किया गया है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था सेबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद 19वीं शताब्दी के प्रजातांत्रिक उदारवाद से बनने का एकमात्र मार्ग है। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था कि फांसीवाद जो 19वीं शताब्दी के प्रजातांत्रिक उदारवाद से बनने का एकमात्र मार्ग है? तो यह बात कही थी मुसोलिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली को ईश्वर व ईश्वर को इटली पुनः मिल गया। यह किसने कहा? तो यह कहा पोप ने। पोप ने कहा था कि इटली को ईश्वर व ईश्वर को इटली है जो पुनः मिल गया। पोप मुसोलिनी के मध्य धार्मिक समझौता कॉनकॉर्ड हुआ, जिसके अंतर्गत कैथोलिक राष्ट्र धर्म बनाया गया। कार्डिनल की नियुक्ति पोप करेगा और पादरी वर्ग को वेतन राज्य देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावन स्वार्थ नीति सैकड़ों इगोइज्म पॉलिसी का संबंध है। तो इसका संबंध है विदेश नीति से। पावन स्वार्थ नीति है जो विदेश नीति से संबंधित नीति है। इसे श्रृंगाल नीति इसे श्रृंगाल नीति कमजोर राष्ट्र को लूटना, शक्तिशाली राष्ट्र को मित्र बनाना के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्देश्य है कि इटली का गौरव पुनः स्थापित करना, भूमध्य सागर को इटली की झील बना देना। इसके अलावा पेरिस समझौता से असंतुष्ट जिसका बदला लेना और साम्राज्य विस्तार की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड्स व डेडेकनीज विवाद किन किन के मध्य था? तो रोड्स और डेडेकनीज जो विवाद है, यह विवाद था इटली और यूनान के मध्य। 2 नंबर ऑप्शन। ये दोनों द्वीप भूमध्य सागर के पूर्व में हैं। लंदन समझौते ने इटली को भरोसा दिलाया कि ये दोनों द्वीप इटली को दे दिए जाएंगे, किंतु पेरिस समझौते में ये दोनों द्वीप यूनान को दे दिए गए थे। 1923 में ल्यूसाने की संधि के अंतर्गत ये दोनों द्वीप इटली को मिल गए। यह मुसोलिनी की पहली सफलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली को फ्यूम द्वीप की प्राप्ति कब हुई? तो इटली को फ्यूम द्वीप की जो प्राप्ति हुई थी, यह हुई थी 1924 ईस्वी में। पेरिस समझौते ने फ्यूम को यूगोस्लाविया को दिया था, जबकि इसे इटली लेना चाहता था। 1924 में दोनों के मध्य समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत फ्यूम शहर इटली को मिल गया, वहीं बारगोस बंदरगाह जो यूगोस्लोवाकिया को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम पैक्ट का संबंध है। तो रोम पैक्ट का संबंध इटली फ्रांस से। इटली अफ्रीका में अपना विस्तार करना चाहता था, इस हेतु यूरोपियन शक्तियों का समर्थन चाहता था। अतः फ्रांस के विदेश मंत्री लावाल व मुसोलिनी के मध्य रोम पैक्ट, लावाल मुसोलिनी पैक्ट 1935 ईस्वी में हुआ था। इसकी प्रमुख शर्तों की बात की जाए तो इनकी प्रमुख शर्तें थी, इटली अफ्रीका में विस्तार कर सकता था, वहीं तीसरे देश के साथ समझौता करने पर दोनों देश सूचनाएं साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हेल्स हेल्सलासी राष्ट्र संघ की नपुंसकता को देखता है और इथोपिया इटली का भाग बना दिया गया? तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी कैटलवी ने। 1936 में इथोपिया पर इटली का अधिकार हो जाने को लेकर यह कथन कैटलवी ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्यागी थी? तो मुसोलिनी ने जो राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यागी थी, यह त्यागी थी 1936 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ की गतिविधियों से नाराज मुसोलिनी ने 1936 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1927 को टिराना की संधि किन किन के मध्य हुई? तो 26 नवंबर 1927 को टिराना की जो संधि हुई थी, यह हुई थी इटली और अल्बानिया के मध्य। इस संधि की शर्तें क्या थी? तो इस संधि की शर्तें थी कि अल्बानिया किसी अन्य देश से ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे इटली को हानि हो। इसके अलावा दूसरी शर्त यह थी कि इटली ने अल्बानिया की राजनीतिक व प्रादेशिक अखंडता को यथावत बनाए रखने का आश्वासन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन व इटली के मध्य भद्र समझौता या अर्थात इसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा गया, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 जनवरी 1937 ईस्वी को। इटली व ब्रिटेन के मध्य भद्र समझौता अर्थात जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, यह हुआ था 2 जनवरी 1937 को। इसकी प्रमुख शर्तें थी कि भूमध्य सागर में दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे। ब्रिटेन द्वारा इथोपिया इटली में के विलय का समर्थन किया गया। स्पेन के गृह युद्ध में इटली तटस्थ रहेगा। नोट, हिटलर व सुसनी के मध्य 1936 में भी जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने अल्बानिया को इटली में कब शामिल किया? तो मुसोलिनी ने जो अल्बानिया को इटली में शामिल किया था, यह क्या था? 1939 ईस्वी में। 4 नंबर ऑप्शन। 1939 ईस्वी में मुसोलिनी ने पवित्र ईसाई दिवस गुड फ्राइडे के दिन आक्रमण करके अल्बानिया को इटली में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबिसीनिया पर आक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ ने किस धारा के तहत इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे? तो अबिसीनिया पर आक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ ने जो इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, यह कौन सी धारा के अंतर्गत लगाए थे? तो यह लगाए थे धारा नंबर 16। अबिसीनिया पर आक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ ने इटली को आक्रांता घोषित किया। वह 19 अक्टूबर 1935 को संविधान की 16वीं धारा के अनुसार आर्थिक प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रसंघ की गतिविधियों से नाराज मुसोलिनी ने 1936 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम बर्लिन धुरी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो रोम बर्लिन धुरी इस शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था, यह प्रयोग किया गया था मुसोलिनी के द्वारा। 25 अक्टूबर 1936 को हिटलर व मुसोलिनी के बीच एक संधि हुई जिसे रोम बर्लिन धुरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मई 1939 को किसके मध्य फौलादी समझौता स्टील पैक्ट हुआ? तो फौलादी समझौता 22 मई 1939 को किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था इटली और जर्मनी के मध्य है। इसकी शर्तें थी कि पारस्परिक राजनीति एवं कूटनीति समर्थक, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में फासीवाद दल के सदस्यों की वेशभूषा थी। तो इटली में फासीवाद दल के सदस्यों की वेशभूषा क्या थी? तो उनकी वेशभूषा थी लाल कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी की जीवनी लेखिका कौन थी? तो मुसोलिनी की जीवनी लेखिका थी मार्गिटा सरफाती। 4 नंबर ऑप्शन। पेताची मुसोलिनी की प्रेमिका थी जिसे मुसोलिनी के साथ 18 अप्रैल 1945 को गोली से उड़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाली इटालियन शाही सेना को स्पेशल फोर्स का क्या नाम था? तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाली इटालियन शाही सेना की जो स्पेशल फोर्स थी, उसका नाम था आरदीती। 3 नंबर ऑप्शन। आदेश मानो, काम करो, संघर्ष करो और त्याग करो का नारा था। यह नारा किसका था? तो यह नारा था मैजिनी का, सॉरी मुसोलिनी का। 2 नंबर ऑप्शन। आदेश मानो, काम करो, संघर्ष करो और त्याग करो, यह नारा दिया था मुसोलिनी ने। फासीवाद विचारधारा व्यक्ति व्यक्तिवाद विरोधी थी। इसके अंतर्गत व्यक्ति के लिए एक ही नारा था, आदेश मानो, काम करो, संघर्ष करो और त्याग करो। जापान, पेरोकालीन अर्जेंटीना, हिटलर कालीन जर्मनी, फ्रैंको कालीन स्पेन व सालार कालीन पुर्तगाल को फासिस्ट विचारधारा की ही अभिव्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटन समझौते के कितने प्रमुख भाग थे? तो लेटन समझौते के कितने भाग थे? तो इसके प्रमुख है जो 3 भाग थे। 3 भाग कौन कौन से थे? राजनीतिक संधि थी, धर्म संधि थी और वित्तीय व्यवसाय संबंधी संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो सही नहीं है? पहला, सत्याग्रह आत्मशक्ति या
सत्य शक्ति है, यह सत्य है। अनुचित कानूनों की अहिंसक तरीकों से सविनय अवज्ञा वास्तविक सत्याग्रह, यह बात भी सत्य है। इटली की जनता ने सत्याग्रह द्वारा हैप्सबर्ग शासकों को इटली छोड़ने के लिए विवश किया था, तो यह बात है जो गलत है। और चौथा है कि ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने के लिए भारतीयों ने सत्याग्रह अपनाया, तो यह बात भी सत्य है। तो 3 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 की लेवाल मुसोलिनी संधि, 1935 की जो लेवाल मुसोलिनी संधि है, इसमें मुसोलिनी के फांसीवाद शासनकाल की एक बड़ी घटना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संधि के संबंध में सत्य नहीं है? तो जो लेवाल मुसोलिनी जो संधि हुई थी, इस संधि से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा है जो इस संधि से संबंधित नहीं है। तो पहला है कि 1935 की लेवाल मुसोलिनी संधि ने औपनिवेशिक विवाद को तत्कालीन समय के लिए सुलझा लिया था और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ, ये बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इटली और फ्रांस के साथ साझा संबंध युद्ध पश्चात यूरोप के शुरुआती समय का सबसे खतरनाक समीकरण था, यह भी सत्य है। फ्रांस ने इटली द्वारा वर्साई संधि को अस्वीकार करने के फैसले का जोरदार विरोध किया था, तो यह बात गलत है, विरोध नहीं किया था। और ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी के जबरन एकीकरण की नाजी संरचना के कारण फ्रांस और इटली करीब आए, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य बताना है, असत्य जो 3 नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित युग्मों, इस युग्मों में जो बेनिटो मुसोलिनी के जीवन वर्ष से जुड़ी घटना और ईयर दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो सही सुमेलित है। पहला है कि मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना 1920 में, तो 1920 में नहीं, पहला ही गलत है। दूसरा, यूनानियों ने कोफू के द्वीप को कब्जाने का विफल प्रयास 1925 में किया, तो यह भी गलत है। अबिसीनिया की विजय 1935 में हुई, तो अबिसीनिया की विजय जो 1935 में हुई थी, यह बात है जो सत्य है। तो 3 नंबर सही है, 1 और 2 गलत है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित केवल 3, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में फासिस्ट आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इटली में जो फासिस्ट आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो फासिस्ट आंदोलन हुआ था इटली में, इसमें से सही कथन पूछा है कि सही कथन कौन सा है? पहला, प्रारंभिक रूप से फासिस्ट आंदोलन की ओर आकर्षित होने वाले कई लोग आदर्शवादी थे, जिनका झुकाव इसके क्रूर तरीकों की ओर हो गया था, क्योंकि बोल्शेविज्म और अधिक क्रांतिकारी नैतिक बुराई का प्रतिनिधित्व करने लगे थे, तो ये बात है जो गलत है। दूसरा है कि फासिस्ट आंदोलन में कई वामपंथी तत्व थे, जैसे महिलाओं और मताधिकार का समर्थन और अमीरों में भारी कराधान, तो यह बात भी गलत है। तीसरा है कि फासिस्ट शासन पूरी तरह से अधिनायकवादी नहीं था, क्योंकि इटालवी राजा, सीनेट और कई अन्य संस्थान जिनमें सेना शामिल थी, ने महत्वपूर्ण स्वतंत्र शक्तियां बरकरार रखी थी, यह बात भी गलत है। और चौथा है कि फासिस्ट नेताओं ने अक्सर जातिवाद और यहूदी विरोध का समर्थन किया था, तो फासिस्ट नेताओं ने जातिवाद और यहूदी विरोध का समर्थन किया, यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा कि सत्य कथन कौन सा है, कौन सा कथन सही है? तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी की निगमित राजा की अवधारणा उन विरोधों को मिटाने के लिए है जो पाए जाते हैं, जो जो कहाँ पाए जाते हैं, किन में पाए जाते हैं? जो पूंजी और श्रम के बीच। तो मुसोलिनी की जो निगमित राजा की जो अवधारणा है, उन विरोधों को मिटाने की है जो पूंजी और श्रम के बीच पाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन। मुसोलिनी को टेलर ने पाखंडी सीजर तथा डेनिस मैकस्मिथ ने आश्चर्यजनक आडंबरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद ने राज्य को माना है, तो फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। तो फांसीवाद ने जो राज्य को जो व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। फांसीवाद एक राजनीतिक दर्शन था, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए। अर्थात फांसीवाद राज्य की शक्ति मानता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता? तो फांसीवाद है जो समाज की निगमवादी समझ का सिद्धांत देता है, प्रजातीय उत्कृष्टता का सिद्धांत देता है, आज्ञा पालन में अनुशासन का सिद्धांत देता है, लेकिन सर्वहारा की तानाशाही, यह सिद्धांत है जो फांसीवाद का नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। फांसीवाद के राज्य के लिए सिद्धांत, तो फांसीवाद के राज्य के लिए सिद्धांत कौन कौन से थे? राज्य स्वयं में एक साध्य है, राज्य का
अधिकारवादी चरित्र, राज्य अधिक आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। फांसीवाद लोकतंत्र, शांतिवाद व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी तथा राष्ट्रवाद का समर्थक है। हिंसा, युद्ध व नेता फांसीवाद का महिमा मंडित करते हैं। इसके अलावा कांट, फिक्टे, हेगेल और रोजनबर्ग ने फासिज्म को प्रभावित किया है। फांसीवाद ने जातीय राष्ट्रीय श्रेष्ठता, जैव सम्यकता, नेता के प्रति आज्ञा पालन और व्यक्तिगत निष्ठा का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद के अनेक विचारकों ने सामाजिक और राजनीतिक विचारों से प्रेरणा ग्रहण की है। इस संदर्भ में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट से उनका सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दो सूची दे रखी है, एक तरफ विचारकों के नाम है और दूसरी तरफ है जो उनका क्या योगदान रहा। तो इसे हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला नाम आता है मैकियावेली। मैकियावेली ने क्रूरता, बदनीयता और कपट से संबंधित 2 नंबर 1 में 2 होगा। दूसरा हिगल, हिगल जो राज्य की महानता का सिद्धांत देता है। ओपेनहीमर, ओपेनहीमर है जो हिंसा, और सोरेल है जो आतंकवाद के बारे में बताता है। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 3 और 4 में 4। 2, 1, 3, 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा जो कारण आर। तो इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है कि फांसीवाद मानवीय क्रिया के किसी ऐसे क्षेत्र की संकल्पना नहीं कर सकता जो राज्य के क्षेत्र से उन्मुक्त रहे हो। तो ये बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, फांसीवाद ने मानव जाति की साझा परंपराओं पर आग्रह के माध्यम से विश्व को एकीकृत करने का प्रयास किया है। तो मानव जाति की साझा परंपराओं के आग्रह पर, तो ये बात है जो गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही और आर गलत, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फासिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट व्यवस्था के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो फासिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत जो राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट व्यवस्था थी, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन है कि 1922 में फासिस्ट सिंडिकेटों को 5 निगमों में संगठित किया था, यह सत्य है। दूसरा, नियमित फासिस्ट सिंडिकेटों का संघ बनाया गया जिसका प्रथम महासचिव रोसोनी था, यह भी सत्य है। तीसरा, 1926 में सिंडिकेट व्यवस्था को राष्ट्रव्यापी कर दिया गया, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि मजदूरों व पूंजीपतियों के सिंडिकेट संघ एक ही थे। तो मजदूरों के और पूंजीपतियों के जो सिंडिकेट संघ अलग अलग थे, तो एक नहीं थे। चौथा जो गलत है। राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट व्यवस्था में डोपोलावोरो नामक संस्था मजदूरों के मनोरंजन के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को अपने पक्ष में करने हेतु तानाशाह द्वारा कौन सा हथकंडा अपनाया जाता था। तो लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जो तानाशाह हथकंडा अपनाते थे, कौन सा थे। तो वह था लोकमत का छल योजन, 4 नंबर ऑप्शन। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला कथन है कि जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शांति के विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने संसदीय दल के एक बड़े हिस्से को निष्कासित किया था। तो यह बात है जो गलत है। दूसरा है कि जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत से सदस्य 1933 में हिटलर के सत्ता में अभ्युदय के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। तो ये बात है जो सही है। तीसरा कि जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने निर्णय लिया कि हिटलर संवैधानिक रूप से सत्ता में आया है, अतः उनके समर्थकों को कुछ नहीं करना चाहिए। तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछा तो 2 नंबर और 3 नंबर, एक गलत है और 2 और 3 सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दे रखे हैं, यहाँ पर भी 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन इसमें कथन नंबर ए, बड़े जर्मन उद्योगों ने वर्साय की संधि द्वारा थोपे गए नियंत्रणों को तोड़ने के लिए प्रबल मुहिम चलाई थी। तो यह सत्य है। दूसरा कारण आर, हिटलर की विजय उन ताकतों की विजय थी जो जर्मन पूंजीवाद के संकट संकट को सैन्य विस्तार की नीति द्वारा हल करना चाहते थे। तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिटलर की नीतियों के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है जो हिटलर की नीतियों के संबंध में सही नहीं है। पहला है कि हिटलर
हेरेन वोल्क सिद्धांत पर निष्ठा रखता था जो नस्लीय घृणा के विचार पर आधारित थी। तो ये बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि हिटलर ने इस विचार का समर्थन किया कि जर्मन जाति को देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को बाहर निकालने और उनका दमन करने का पूरा अधिकार है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है कि उसने गुलामों और यहूदियों को निशाना बनाया, खासकर यहूदियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जर्मनी में समृद्ध अल्पसंख्यकों के रूप में थी। तो यह भी सत्य है। चौथा है कि राष्ट्र पर उसका विचार जर्मन राष्ट्र के सभी मूल निवासियों की सामूहिक राष्ट्रीयता पर आधारित था। तो सभी मूल निवासियों की सामूहिक राष्ट्रीयता, ये बात है जो गलत है। तो एक, दो और तीन सही है और चार है जो गलत है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान ड्यूसलैंड ड्यूसलैंड उबेर अल्सेस का अर्थ क्या है। तो जो राष्ट्रगान था ड्यूसलैंड ड्यूसलैंड उबेर अल्सेस, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जर्मनी जर्मनी सभी पर। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1933 में पारित किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार को 4 वर्षों के लिए निरंकुश सत्ता प्रदान की थी। तो विशेषाधिकार अधिनियम ने। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस प्रकार से जुड़ी है कि मिस्र प्रजातीय राज्य ऐसे राज्य से घटिया होता है जिसमें एक ही विशुद्ध प्रजाति के लोग रहते हैं। तो यह जो कौन सी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी हुई बात है कि मिस्र प्रजातीय राज्य ऐसे राज्य से घटिया होता है जिसमें एक ही विशुद्ध प्रजाति के लोग होते हैं। तो यह जो राजनीतिक विचारधारा है वह नाजीवाद है। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लक्षण के आधार पर नाजीवाद और साम्यवाद में भेद किया जा सकता है। तो कौन से लक्षण के आधार पर है जो नाजीवाद और साम्यवाद में भेद किया जा सकता है। तो सबकी समानता। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन अर्थव्यवस्था को युद्ध साम्यवाद नामक एक केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। किसी जर्मन के लिए यह सर्वप्रथम क्या अनुभव था। तो किसी जर्मन के लिए यह सर्वप्रथम क्या अनुभव था कि जर्मन अर्थव्यवस्था को युद्ध साम्यवाद नामक एक केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। तो यह था संपूर्ण युद्ध। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि सफेद गुलाब आंदोलन के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो जो सफेद गुलाब आंदोलन हुआ था, 2 गुलाब आंदोलन हुए थे, एक सफेद गुलाब आंदोलन और एक पिंक गुलाब आंदोलन, सॉरी रेड गुलाब आंदोलन। तो रेड गुलाब आंदोलन और सफेद गुलाब आंदोलन हुए थे। तो यहाँ पर सफेद गुलाब आंदोलन से संबंधित कथन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से सत्य हैं। यह आंदोलन हिटलर के नाजी शासन के खिलाफ जर्मनी के विश्वविद्यालय छात्रों का आंदोलन था, यह बात सही है। इस आंदोलन का केंद्र म्यूनिख विश्वविद्यालय था, यह बात भी सत्य है। इस आंदोलन का नेतृत्व होस सोल और उसकी बहन सोफी द्वारा किया गया था, तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसी के साथ ही आज की क्लास है जो यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्लास रहेगी कल की क्लास। तो आप कल की क्लास भी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।